हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से तो व्यूअर्स आपने सुना ही होगा, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कुछ मिनट्स में पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जहन में कौन कौन सी बातें और चीज़ें होनी चाहिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से डूज़ एंड डोंट्स क्या होते हैं और क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग लीगल है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट बदर तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। बदर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो होगी कुछ, लेकिन ना ये चंद मिनटों में कुछ नहीं कमाया जा सकता। हाँ, मेहनत है मतलब इसके पीछे। हाँ, मेहनत है हर काम में। गैम्बलिंग से चंद मिनटों में कमाया जा सकता है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, इसमें ही है, ये बेसिकली एक्सचेंज करेंसी में ट्रेड होती है। और सिर्फ करेंसी की एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होती, कमोडिटीज़ और करेंसी, जैसे आप गोल्ड को डॉलर की एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, यूरो को गोल्ड की एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, पाउंड यूरो के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली कंसेप्ट सारा फाइनेंशियल मार्केट वाला ही है जो स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में यूज़ होता है, लेकिन इसमें चूंकि करेंसीज कमोडिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इसलिए इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो एक प्लेटफॉर्म है, और भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, मैं चाहूँगी कि आप वो भी बताएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा कौन कौन सा प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग ना दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है वैसे, ठीक है। मतलब इसके अलावा क्रिप्टो है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है। हाँ, अब बाइनांस ना बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो ट्रेडिंग का। तो इसमें अब फिर जो फर्दर मार्केट्स हैं, स्टॉक शेयर मार्केट्स के आगे फर्दर मार्केट्स, फिर इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे हम कहेंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट कहेंगे, हम लंदन स्टॉक मार्केट कहेंगे, फिर इस तरह से वो सब कैटेगरीज उसकी डिवाइड होती जाती हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट है, ये ग्लोबली ट्रेड होती है, बैंक्स का एक पूल है पूरा क्रिएटेड है, और बेसिकली ये बैंक्स का काम था। और लेकिन ये है कि अब तो इसे रिटेल ट्रेड भी किया जा रहा है। रिटेल ट्रेड से मुराद ये कि हम जैसे आम लोग भी इसे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक कोई न्यू पर्सन है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली ही और शी इज़ अ बिगनर, तो उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? अच्छा, मतलब देखें, कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि आपने सीखना है। सीखे बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। हाँ, फिर एक चीज़ हमें गलत दिखाई जाती है यहाँ पे कि अगर कोई इंस्टाग्राम पर या कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी अगर कोई लैम्बोर्गिनीज़ देख कर आया है या रोल रॉयस देख कर आया है, तो वो जो है ना, या तो वापस चला जाए, अपना कॉन्सेप्ट ठीक करे और दोबारा से आए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ना मोर देन 90% रिटेलर्स लॉस करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, फिर जितनी भी उनकी जमा पूंजी होती है वो सीखे बगैर आते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो गैम्बलिंग करके अपने सारे पैसे उजाड़ देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप सीखने की तरफ होना चाहिए, मतलब उसमें आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब प्राइस सेक्शन आप सीख लें, लिक्विडिटी कंसेप्ट सीख लें, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख लें, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप सीखते हैं कि जिनको सीख करके आपको ये ट्रेड करते हैं आप ये। फिर इसके अलावा एक चीज़ होती है बहुत अहम, उससे कहते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होता है ऐसे है कि जैसे अब अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। अब इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मार्केट पे। फिर इसके अलावा जैसे डेटाज रिलीज़ होते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करनी है, अपने इंटरेस्ट रेट जारी करने हैं। अमेरिका ने, ये जो बड़े मुल्क होते हैं, चाइना, इनके जो बैंक्स की पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी वजह से ये मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी होती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। तो ये जितने भी फंडामेंटल्स हैं, इन्हें भी आपने सीखना होता है, और ग्रेजुअली आप चलते हैं, प्रोसेस सीखते हैं पहले, फिर डेमो आप इसमें करते हैं, फिर डेमो करने के बाद आप एक स्मॉल सी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि जो ना वो भी सीखने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, इनिशियल स्टेजेस में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए? आपने बताया एक स्मॉल अमाउंट, हाउ मच? अच्छा, वो अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि जो ना उड़ जाए तो आपको टेंशन ना हो। हाँ, जो मतलब लॉस हो जाए तो आपको टेंशन ना हो। पहली अमाउंट इन्वेस्ट करते वक्त आपके माइंड में ये होना ही नहीं चाहिए कि मैंने इससे कोई गाड़ी बना लेनी है या कोई घर बना लेना है, या ऐसी कोई भी सोच आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप जब पहली मरतबा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कोई भी आप चीज़ इन्वेस्ट करने लगे होते हैं, आप प्लॉट ले रहे हैं, आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई गाड़ी, आप 100 मरतबा
सोचते हैं। Definitely. तो यहाँ पर भी आपको सोचना है, आपकी वो मनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पेशेंस लेवल यहाँ पर कितना मैटर करता है? क्या आपने एक अमाउंट लगा दी, अब आप सोचे जा रहे हैं, पेशेंस लेवल कितना होना चाहिए? अच्छा, है ही सारी पेशेंस लेवल की गेम, मतलब जिसमें पेशेंस है ना, सब्र है, तो मेरा तो ख्याल है कि वो लाजमन यहाँ पर आए। मतलब इसमें टोटली डिसीजन मेकिंग पावर है। आपने एक चीज़ ख़रीद ली है ना, अब आपका रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। अब मार्केट जा रही है ऊपर नीचे हो रही है, उसके बाद जो हार्ट बीट है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो सारी गेम उस वक्त स्टार्ट होती है कि आपने उस वक्त अगर कोई चीज़ सीखी भी हुई है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, डिसीजन लेना कैसे है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हुए हैं कि उन्होंने पैसा लगाया होता है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से केसेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने ये चीज़ खुद फेस की है, ज़ाहिर है मैंने भी एक स्टार्ट लिया था, एक जगह से स्टार्ट ही लिया था। तो अगर तो आप ये चीज़ नहीं देखते ना कि यार रिस्क इन्वॉल्व है, पेशेंस और ये चीज़ें नहीं देखते और एकदम कूद पड़ते हैं, तो आपकी सेहत और ये सारी चीज़ें मुतासर होगी। अच्छा बदर, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्टिंग में? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कितनी की थी, मेरे ख्याल में $100-150 की होगी। प्रॉफिट मिला था या लॉस हुआ था? मैं उसको $150 से ना 1800 तक ले गया था। मतलब ये इन हाउ मच टाइम? विद इन अ मंथ। हाँ, विद इन अ मंथ। और फिर वो सारे उड़ गए। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि अब इसमें होता ये है कि वो चूँकि मैंने 1800 कर लिए थे एक मंथ में, और अब मैं ये सोच रहा था कि ये 100% ग्रोथ बनती है, मेरे ख्याल में 100% ग्रोथ हो चुकी है। 150 से 1800 हो चुके हैं। अब मैं ना इसे 2000 से मैं इसे 20,000 तक पहुंच जाऊंगा। तो ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि वो गैम्बलिंग के नतीजे में बन गए थे, तो वो गैम्बलिंग के नतीजे में लॉस भी हो गया। तो स्टॉक ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, स्टॉक ट्रेडिंग जो है ना, स्टॉक एक कंपनी का स्टॉक होता है, ठीक है, एक कंपनी के स्टॉक में। और दूसरी तरफ है यहाँ पे, अगर हम आ जाएं पाउंड और डॉलर, ठीक है, ये फॉरेक्स का एक पेयर है। आप क्या समझ लें कि ये फॉरेक्स का एक स्टॉक है। अब पाउंड और डॉलर ये पूरी इकोनॉमीज को प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, और स्टॉक प्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक कंपनी को। तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें ट्रेड करके कमाने के चांसेस और गंवाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जबकि स्टॉक जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। बाज़ औक़ात स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, जैसे अभी इन 5-10 दिनों में टेस्ला से लोगों ने अरबों कमाए हैं। उसके पीछे भी मैं वो जो फंडामेंटल एनालिसिस वाली चीज़ कह रहा था, एक दोस्त ने $3.5 मिलियन बनाए हैं 5 से 6 दिनों में। ये कोई पाकिस्तानी अरब रुपए के करीब बनते हैं। वो इस तरह से कि अब एलॉन मस्क ने आलमोस्ट कोई $100-150 मिलियन, $100-110 मिलियन ट्रम्प की कैंपेन में लगाए हैं। अब ट्रम्प जीत गया। अब हुआ क्या कि ट्रम्प के जीतने के नतीजे में लोगों को पता है कि यार एलॉन मस्क की जो कंपनीज हैं उन्होंने ग्रो करना है, उनको सब्सिडी मिल सकती है, 100 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अब तो उसकी पार्टी जो है वो हुकूमत में आ चुकी है। तो टेस्ला को कोई $25-26 बिलियन की ग्रोथ मिली विद इन अ वीक। अब वो उस दोस्त ने कोई $5 से $6 लाख इन्वेस्ट किए थे और उसको $3 मिलियन का उस पर प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो लेकिन ये बाज़ औक़ात जो है ना, स्टॉक्स 2-2, 3-3 सालों में भी इतना वो नहीं कर रहे होते। अभी आपने बात की स्टॉक ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग की, और आज की एक खबर है जिसमें वकार ज़का ने 1 मिलियन प्रॉफिट कमाया है लेवरेज ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये लेवरेज ट्रेडिंग क्या है? अच्छा, लेवरेज ट्रेडिंग का मैं तो वैसे मशवरा नहीं दूंगा। लेवरेज ट्रेडिंग होती है बेसिकली कि ना, आपके पास $1000 हैं, तो आपको ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर है या क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो आपको चांस दे देती है कि आप $1000 पे $1,00,000 वाली ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर आप 100% लेवरेज ले रहे हैं ना, तो इसमें 100% रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आप 150% रिस्क लेवरेज ले रहे हैं तो उसमें रिस्क भी उतना इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आपको इमोशंस कंट्रोल करना आती हैं, या आपको पता है कि ट्रेड किस तरह से करनी है,
तो इसमें वो कहते हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अच्छा, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में बात की थी, इज इट लीगल? पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे लीगल है। अच्छा। PMEX एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, लाहौर में मेरे ख्याल में उनका ऑफिस है, उनके नीचे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल नहीं है, वैसे इस पर स्टे है, बस सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन भी है कि इसको लीगल करें, और ये बात चल रही है कि क्रिप्टो को पाकिस्तान में भी लीगल किया जाए। लेकिन बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ में, दुबई, सऊदी अरब, कतर, मलाइशिया, इन सब मुल्कों में मैं घूमता रहता हूँ, वहाँ पे बिल्कुल लीगल है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बैंक्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह से मतलब ऑफिसेज हैं, एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पर जाकर आप क्रिप्टो देते हैं उन्हें, वो उसके बदले में आपको वहाँ कैश दे देते हैं। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इवन कि सऊदी अरब, वहाँ पर भी फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स लीगल है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में मैंने बताया PMEX है, इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वो वैसे लीगल तो नहीं है, लेकिन उन पर भी ट्रेड हो रही है बहुत सारी। अच्छा बदर, पाकिस्तान में ना एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है जब कोई अचानक से अमीर हो जाता है, मतलब उसको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फिर लोगों में ना एक डिबेट शुरू हो जाती है कि हराम का पैसा है या हलाल का पैसा है। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इज़ इट लाइक हराम और हलाल? अच्छा, ये तो एक ऐसी डिबेट है कि ये तो वैसे किसी मुफ्ती से पूछना चाहिए क्वेश्चन। लेकिन मैं ज़ाहिर है इस पे अच्छा भला काम कर चुका हूँ बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन इसमें एक स्कॉलर थे, उन्होंने इस पर अच्छा भला काम भी किया हुआ था, और उन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये ना यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब आप कह लें कि आप सतून के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके जो लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें हैं ये हलाल हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हराम भी हैं। मतलब बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन पर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्वैप चार्ज हो रहा होता है, इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो वो हराम है, ठीक है। लेकिन दुबई, सऊदी अरब, कतर, मलाइशिया, ये सब कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये प्रॉपरली लीगली ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये चूँकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक ये क्वेश्चन रेज़ कर रहा हूँ, ये हलाल है तो मतलब ये खुलेआम वहाँ पे ट्रेड हो रही है, वहाँ पे ऑफिसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी ये लीगली ट्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर अचानक से पैसे आ जाते हैं तो वो हलाल हराम तो उसमें नहीं आता। वो तो चूँकि ना हम किसी की अच्छी गाड़ी देखना नहीं चाह रहे होते, हम उसको पत्थर मारते हैं कि यार इसने अच्छी गाड़ी क्यों ले ली है। तो वो तो जो भी ज़्यादा पैसे कमाता है, तो वो हलाल हो या हराम हो, हम यही कहते हैं कि यार इन्हें ना कोई हराम कम कीता है, कोई तरीका अपनाया 2 नंबर। हाँ, कोई 2 नंबर तरीका अपनाया हो। होता बताऊँ क्या है? होता ये है कि तुक्के में हो गया है, बस कोई ख़ास सलाहियत तो नहीं थी, बस तुक्के में हो गया। थोड़ा ज़्यादा कुछ अच्छा कर लेता है यार, कोई सिफारिश लड़ाई होएगी या किसी से वो करके किया होगा, और एक वक्त ऐसा आता है अगर आप स्ट्रगल करते रहे ना, फिर आप उनकी मजबूरी बन जाते हैं। वो लोगों को बताते फिरते हैं कि यार वो मेरा दोस्त है, वो मेरा चाचू है, वो मेरा भाई है। तो मिस्टेक्स ऐसी कौन सी हैं जो लोग यूजुअली ऑनलाइन ट्रेडिंग में करते हैं और उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इब्तदा में लोग आते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, मूव कर रही है, या ऊपर मूव कर रही है या नीचे मूव कर रही है, तो आपने $100 या $500 इब्तदा में इन्वेस्ट किए हैं, वो बाज़ों का डबल हो जाते हैं या डबल से भी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार $500 इन्वेस्ट किए थे, 1000 हो गए। इधर मैंने ना $5000 इन्वेस्ट किए होते तो 10,000 हो चुके होते। अब हम अपनी फुफ्फो को, खाला को, दोस्त को, चाचू को कहते हैं कि यार ये तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, ये देखो, ये तो सारे पैसे देते हैं उसे, और वो जब फिर 5000 या $5,00,000 इन्वेस्ट करता है तो वो उड़ जाते हैं उसके। तो ये हमारी जो है ना एक चीज़, मतलब ये हम गलत करते हैं हमारे लोग, और सीखे बगैर कूद पड़ते हैं, बिल्कुल भी सीखे बगैर कूद पड़ते हैं। मतलब सीखना चाहिए, सीखे बगैर अगर ये करेंगे तो प्रॉफिट तो है ही है। मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतना शायद मैं कहीं और कमाता, लेकिन ये भयानक ख्वाब भी दिखाती है मार्केट। बाज़ों का ऐसी भी रातें याद हैं कि सो नहीं पाते थे, तो ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं अगर आप मतलब गैम्बलिंग करते हैं या सीखे बगैर। अच्छा बदर, अभी आप गैम्बलिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी और ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए भी। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा क्लैरिटी के साथ बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें,
कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है ना वो गैम्बलिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं है आपके पास। और अगर आपके पास डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप जुआ खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जो शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। उसमें कोई ख़ास सक्सेस रेशो नहीं है कि 100% है या 80% है या 90% है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये है कि स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं, उसमें भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल स्ट्रेटजी सीखते हैं, और वो सीख कर जब आप करते हैं तो फिर ये गैम्बलिंग नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप सीखे बगैर करते हैं तो फिर ये 100% गैम्बलिंग है। तो क्या ट्रेडिंग से सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स ही पॉसिबल हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी मतलब आप कमा सकते हैं या प्रॉफिट कमा सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी कमा सकते हैं। मतलब कोरोना के दिनों में जब ऑयल की कीमतें माइनस में चली गई थी तो लोगों ने अरबों कमाए उन दिनों में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी कमाया जा सकता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म कमा सकते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि विद इन अ डे या विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। इससे जब बड़ी बात हो जाती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। डॉलर का रेट कितना मैटर करता है? डॉलर का रेट नहीं मैटर करता। हाँ, डॉलर का रेट नहीं मैटर करता, लेकिन हम लोगों के लिए इस तरह से मैटर करता है कि जब प्रॉफिट आ रहा है ना आपका, तो वो अगर डॉलर में आ रहा है तो $1000 अगर प्रॉफिट आ रहा है आपका तो उसको आपने 300 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो फिर पाकिस्तानी करेंसी में अच्छा खासा बन जाता है। तो क्या आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग से ज़्यादा, उसकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी लक मैटर करती है इसमें? मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं लक भी मैटर करती होगी। ज़्यादा लक मैटर नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लक भी मैटर करती है। लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट ऐसा टॉक्सिस होता है या इस तरह की चीज़। तो ये भी लक ही है एक तरह से कि आप अगर ट्रेडिंग कर रही हैं और आपको ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट हो गया तो मे बी आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव लोग हों, बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हों जो आपको सपोर्ट कर रहे हों, और आप जो है ना खुल करके डिसीजन मेकिंग कर सकें और स्ट्रॉन्ग हो करके ट्रेडिंग कर सकें। अच्छा बदर, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल टाइम कौन सा है? मतलब क्या टाइम आपको देखना चाहिए, या कोई डेज होते हैं मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड में? अच्छा, इसमें ना ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर आप फॉरेक्स की या क्रिप्टो की बात करेंगे ना, स्पेशली फॉरेक्स की, तो इसमें सेशंस होते हैं। सेशन इस तरह से होते हैं कि एशियन सेशन होता है एक। एशियन सेशन से मुराद ये कि जिसमें एशियन बैंक्स ओपन होते हैं, बड़ी इकॉनमीज़ वाले, टोक्यो, हांगकांग, चाइना, इंडिया। ये इसमें जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसे एशियन टाइमिंग कहते हैं। ये सुबह का वक्त होता है पाकिस्तान को अगर देखें। फिर इसके अलावा लंदन टाइमिंग ओपन होती है, जिसमें आप कह लें कि पूरा जो यूरोप है वो ट्रेड कर रहा होता है उस टाइम में, वहाँ के बैंक्स ओपन होते हैं। फिर एक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वोलेटाइल है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जब ओपन होती है, या न्यूयॉर्क की एक्सचेंजेस और उनके बैंक्स ओपन होते हैं, वो मोस्ट वोलेटाइल है। और सबसे ज़्यादा लॉस भी उसी में रिटेलर्स को होता है और प्रॉफिट भी उसी में सबसे ज़्यादा कमाते हैं लोग। ओके। अच्छा बदर, हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक बिगनर्स जो भी हैं, तो उनके लिए ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं? अच्छा, वैसे तो YouTube भरा पड़ा है, ठीक है। आप मेरा YouTube चैनल है बदर ट्रेडर के नाम से, आप उस पर भी जा सकते हैं। उसमें मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई हैं। एक प्लेलिस्ट है बेसिक टू एडवांस के नाम से, वो कंप्लीट देखें। फिर उसके अलावा एक एडवांस है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप उसको तवज्जो से सीखें, फिर जो बिगनर्स के लिए पूरा 1 घंटे के मैंने वीडियो, सब कुछ फ्री है, वो आप जाकर देखें। और फिर ये है कि एक किताब साथ साथ पढ़ें आप लोग, ट्रेडिंग इन द जोन। वो ना इसकी साइकोलॉजी पे है, मतलब कि इसमें क्या क्या गलतियां अगर आप ना करें तो आप उनसे बच सकते हैं, और क्या क्या गलतियां करेंगे तो आपको बड़े नुकसानात हो सकते हैं। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि अगर आप इसके रिस्क को समझ के करेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपको अच्छा भला लॉस भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, वैसे अप्रॉक्सीमेटली ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू आप मंथली कितना कमा सकते हैं? अच्छा, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं ना, मैं दुबई, मलेशिया, कतर, यूरोप, अमेरिका वगैरह की बात करूं, तो इसकी रेशो होती है, आप कह लें कि 5% से लेकर 20% के दरमियान होती है।
कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा भी बना रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़े रिस्क मैनेजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसके पीछे। लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि 5 to 15%, 20%। फिर एक और चीज़ है, उसमें आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। बहुत सारी प्रॉप फर्म्स हैं। प्रॉप फर्म्स इस तरह से हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ठीक है, तो आप जो है ना, आपको बहुत सारी प्रॉप फर्म्स फंड करती हैं। $1,00,000, $50,000, $2-2 लाख तक वो आपको फंड करती हैं। उनके कुछ टेस्ट होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं और वो आपको फंड करती हैं। मतलब इस सूरत में आप 100 टाइम्स या 200 टाइम्स कमा सकते हैं। बहुत सारी मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की हैं कि मतलब आप $100 इन्वेस्ट करके बाज़ औक़ात $5,000 बना लेते हैं, बाज़ औक़ात $500 इन्वेस्ट करके। मतलब चूँकि आपको वो प्रॉप फर्म्स जो हैं फंड कर रही होती हैं। फिर अगर आपको ट्रेडिंग आती है ना, तो दुबई, मलेशिया, अमेरिका वगैरह में, स्पेशली दुबई, ये है सिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। आप एक स्मॉल अकाउंट बिल्ड करें, $1,000 का हो, आप 4-5 माह उसकी हिस्ट्री बिल्ड करें, आपको रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, आप दुबई में जाएं, इवन के मेट्रो में जो है ना आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। आप उन्हें दिखाएं कि ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, वो आपको फंड करेंगे, आप पर इन्वेस्ट करेंगे। इस सूरत में आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बगैर भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मतलब प्रॉपर वे में चलें तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और आप बहुत जल्दी भी ग्रो कर सकते हैं। तो बदर आपने कितना कमाया अब तक? मिलियंस में होगा। और लॉसेस कितने हुए? लॉसेस तो जो मुझे सबसे बड़ा लॉस हुआ था वो $20,000 का हुआ था बस। हाँ, ये कोई पाकिस्तानी 50-60 लाख रुपए बनेंगे। तो कैसे हैंडल किया था वो? हैंडल इस तरह से किया था कि लॉस हो गया था, अब ज़ाहिर है, तो मैंने ना फिर छोटा छोटा करके और 1 साल पूरा लगाया था और मतलब हुआ था। फिर उसके बाद समझ आ गई थी कि यार अब तो मतलब दिल बहुत मजबूत हो गया था। अच्छा, यूजुअली एक लॉस के बाद लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। 2 चीज़ें करते हैं लोग, ये शुक्र है आपने क्वेश्चन कर दिया। एक तो कुछ लोग छोड़ देते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग, और कुछ लोग ये होते हैं कि वो ना इस मार्केट के पीछे पड़ जाते हैं। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में होता है। अच्छा। कि ये मुझे लॉस हो गया, $100 रिकवर करने के चक्कर में लोग $10,000 लॉस कर बैठते हैं। आपको लॉस हुआ है तो आपने वहाँ पर हाइपर नहीं होना होता, ठीक है। मेरा साथ भी ये था कि मैं वहाँ पर हाइपर नहीं हुआ, तो विद इन अ ईयर मैंने उसको रिकवर कर लिया। अब जब वो रिकवर कर लिया तो मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ कि यार माइनस से जब मैं +20 में आ गया हूँ, मतलब माइनस $20,000 से प्लस में आ गया हूँ, तो अब तो स्काई इज़ द लिमिट, अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बेसिकली वो आपका आपकी मेंटल अप्रोच कितनी है, बेसिकली आप उसी की वजह से कमा रहे होते हैं कि आप सोचते कितना बड़ा है। अब अल्लाह तो बहुत बड़ा है ना, आप तो उससे बहुत कुछ मांग सकते हैं। आप एक तरीके से चलें तो जाहिर है फिर अल्लाह आपको देता है डेफिनेटली। अच्छा बदर, बिटकॉइन जो है वो 80,000 को क्रॉस कर चुका है, तो ये अभी मज़ीद ऊपर जाएगा या नहीं? इसमें ऊपर जा भी सकता है और जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन इसमें जो मुझे एक चीज़, मतलब ऑब्वियस कोई बात नहीं कही जा सकती। लोग इस वक्त मार्केट में बेहिसाब र्यूमर्स हैं कि बिटकॉइन 1 लाख को टच करेगा और ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ देख रहा हूँ। मैंने भी बिटकॉइन ख़रीदा हुआ है, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 80% में आउट हो चुका है। अब इसमें ये है कि बिटकॉइन जिस जगह पर मौजूद है ये है ऑल टाइम हाई। और इसमें जो बड़ा प्लेयर है ना, वो क्या करता है, वो उसने अगर 40,000 से बाय किया हुआ है ना और मार्केट 80,000 पे पहुंच चुकी है, अब उसने प्रॉफिट लेकर आउट भी होना होता है, ठीक है। अब उसने प्रॉफिट भी गेन करना है। अब इसमें ये चलता है कि ज़ाहिर है उसने जब प्रॉफिट लेकर आउट होना है तो उसने वो बेचनी है वो चीज़। अब वो बेचेगा तो किन लोगों को बेचेगा? वहाँ पर ज़ाहिर है कोई ख़रीदने वाले होंगे तो वो उन्हें बेचेगा। अब वहाँ पर ये लोग र्यूमर्स क्रिएट करते हैं। जो बड़ा प्लेयर है जिसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे र्यूमर्स क्रिएट करते हैं कि बाय करो, अब मार्केट बहुत ही ऊपर जाने वाली है। वहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाय करता है और मार्केट वहाँ से नीचे आ जाती है। ये मौका नहीं है बाय करने का। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पे है। मार्केट जब करेक्शन कर रही होती है, यानी कि मार्केट
एक लोअर पॉइंट पे होती है, वहाँ अगर आपको बाय करनी होती है। बिटकॉइन अगर नीचे आती है ज़रूर बाय करें। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द टाइम टू बाय बिटकॉइन। Well, thank you so much, Padar, for coming. It was a very informative podcast. Thank you so much. And until next time, bye bye.